नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राइट टू हेल्थ के प्रश्न पर जमकर हंगामा हुआ और विधानसभा में काफी देर तक इसको लेके गतिरोध भी रहा। तो हमारे साथ प्रश्नकर्ता और कांग्रेस के सीनियर एमएलए हरिमोहन शर्मा जी हैं और हमारे साथ अर्जुन गर्ग साहब हैं। दोनों का स्वागत है। हरिमोहन जी, क्या सवाल था और क्यों इस पे हंगामा हुआ? सवाल ये था कि 2023 में अप्रैल में राइट टू हेल्थ एक्ट पास होकर के उसको क्रियान्वित करने का आदेश हो गया था, लेकिन उसके बाद से आज तक लगभग 3.25 साल हो गए। उसके तहत जो नियम बनाना चाहिए था, जो रूल्स बनाना चाहिए था, वो रूल्स नहीं बनाए गए। और रूल्स नहीं बनाने का परिणाम ये है कि वो कानून जो है वो इफ़ेक्टिव रूप से ही नहीं लागू नहीं हो पाया और किसी को भी उसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाए। तो सवाल ये था कि 3.25 साल हो गए, सरकार ने उस पर कानून क्यों नहीं बनाया। तो उसका जवाब था इनका कि कुछ रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, कुछ समाज सेवियों के आए हैं, कुछ डॉक्टर्स के आए हैं, कुछ अन्य लोगों को आए हैं। लेकिन उन रिप्रेजेंटेशंस पे भी जब पूछा गया कि आपने इन पर कब कब मीटिंग बुलाई, कब कब निर्णय लिया, तो वो उसका जवाब नहीं दे करके उसके विपरीत अपनी उपलब्धियां बचाने लगे। तो एक गलत था। सही बात तो ये है कि वर्तमान जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो राइट टू हेल्थ एक्ट को लागू करना ही नहीं चाहती। इसलिए जानबूझकर बहाने बना करके रूल से नहीं बनाना चाहती। मूल बात तो ये है, अगर राइट टू हेल्थ एक्ट को अगर अप्लाई कर दिया जाता तो ऑल ऑफ ए सडन रास्ते में किसी की डेथ होना, ऑल ऑफ ए सडन स्नेक बाइटिंग होना, ऑल ऑफ ए सडन कुत्तों के द्वारा काटना और ऐसी जो अचानक जो परिस्थिति पैदा होती है, जो इलाज के अभाव में मारे जाते हैं, तो उसमें कानून में ये प्रावधान था कि तत्काल प्रभाव से, चाहे वो निजी अस्पताल हों चाहे सरकारी हों, निःशुल्क रूप से उनकी तत्काल व्यवस्था की जाएगी। जानबूझ करके वर्तमान सरकार उस कानून को नहीं बना करके जनता के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है और जो मानवीय दृष्टिकोण से हट करके और जनता को परेशानी में डाल रही है, वो मूल रूप में वो उस प्रश्न के उत्तर में वो न दे पाए और इसी कारण न वो ये कह पाए कि हम इसको वापस लेंगे, न ये कह पाए कि हम इसका रूल्स बना रहे हैं, और इस प्रकार गोलमोल जवाब दे करके उस राइट टू हेल्थ एक्ट पर वो चुप रहे। चलिए, अर्जुन गर्ग साहब हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और भाजपा के सीनियर लीडर और विधायक दोनों हैं। अर्जुन जी, सीधा एक आरोप ये है हरिमोहन जी का कि प्रायोरिटी नहीं है हेल्थ, इस वजह से इसे अटकाया जा रहा है। देखिए कि आज हमारे विद्वान माननीय सदस्य ने, बूंदी से आने वाले सदस्य ने इस प्रश्न का हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने इनका जवाब तो दिया था और जवाब भी सटीक जवाब था। देखिए कि 18 मई 2023 को ये विधानसभा के अंदर ये राइट टू हेल्थ का लेके आए थे। पीछे इनके पास 6 महीने बचे थे, तो इन्होंने उस समय न तो कोई एक जाती हुई सरकार के लिए उन्होंने अपना एक झुंझुना छोड़ दिया था कि हम राइट टू हेल्थ का अधिकार देंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई थी, ना किसी से बात की थी, ना जो कोई देख रहे थे स्टेक होल्डर से वगैरह से, किसी से इन्होंने बात ही नहीं की, ना उन्होंने उस समय नियम बनाए। यदि उस समय नियम बन जाते तो ये हो सकता है कि समय लग जाता, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जैसा बताया कि हमारी जो महायोजना है, जिसके अंदर सब तरह की निःशुल्क दवाई से लगाकर निःशुल्क ऑपरेशन, निःशुल्क जांचें, निःशुल्क दवाएं, चाहे ओपीडी हो, आईपीडी हो, सारी निःशुल्क हो रहा है। पूरा जब हम निःशुल्क इसको दे रहे हैं तो फिर इसका औचित्य ठीक नहीं रहता। तो उन्होंने इस राइट टू हेल्थ के लिए ये तो नहीं कहा है कि हम हटा देंगे, लेकिन नियम कायदे के लिए उन्होंने जो प्रोसीजर अपनाया है, प्रक्रियाधीन है, निश्चित रूप से इसको हमारे मुख्यमंत्री जी लागू करेंगे। चलिए सर, आप बने रहिए हमारे साथ में। अशोक कोठारी साहब हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और अशोक जी के पास में जाना चाहेंगे। कोठारी साहब, मेडिकल को लेकर के
एक सवाल था, उस पर हंगामा भी रहा। क्या मानना है सर आपका कि प्रायोरिटी किसकी है, नहीं है? कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। बीजेपी का कहना है कि जब ऑलरेडी दे रहे हैं तो इसका औचित्य क्या है? हालांकि इसे वापस लेने की भी नहीं कही गई बात। सही है सर, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि स्वास्थ्य के ऊपर लेकर जो उन्होंने कहा वो सही है और उसको वापस लेने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो उसका ही परिवर्तित रूप भी कह सकते हैं और वो सही है। जी चलिए, बजट पे क्योंकि बहस शुरू हो चुकी है और बजट की बहस को लेकर के भी हम जानना चाहेंगे। आप बजट बहस में भी आपने हिस्सा लिया है, तो क्या कुछ मानना है बजट को लेकर के? जो लॉजिक हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरा सवाल आपसे इस वजह से है कि बजट में क्या है क्या नहीं है। आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है हाउस का, तो जो बहस का स्तर और जो बहस है उसको लेके क्या मानना आप? पहली बार जो बजट आया है ये इनका, वो राजस्थान में पूरे जनमानस में, चाहे वो गरीब तबका हो चाहे वो व्यावसायिक वर्ग हो, उत्साहित नजर नहीं आ रहा है। ऐसी कोई योजना कि जिसके कारण जन उत्साह पैदा हो किसी भी वर्ग में, तो ये उत्साहहीन बजट है। और कितने ही आंकड़े तो इनके ऐसे हैं कि जिनमें इन्होंने बजट में भी पहले के मुकाबले में कटौती की है। तो वर्तमान में जो हालात हैं, इनका जो बजट है वो केवल और केवल बहस करने के लिए, तारीफ करने के लिए ही है। इसका 1947 का ये जो विजन लेकर के चलते हैं, कहाँ 1947 और कहाँ वर्तमान 1925 और 26। अच्छा होता ये इनके कार्यकाल का 2 साल का ही विजन रख करके कि 5 वर्ष में जो इनको करना था वो इसमें उस विजन को अगर प्रदर्शित करते तो ज़्यादा बेहतर था। केवल मात्र 1947 का स्वप्न दिखाकर और ये कोई बात करे तो इसमें 1947 का विजन भी नहीं दिख रहा। शर्मा साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि आप लंबे समय तक आपका एक अच्छे पार्लियामेंट्रियन आप हैं, स्तर की बात कर रहा हूं जो बहस में हाउस की जो गरिमा है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जो वास्तव में हाउस में जितने मेंबर्स होने चाहिए वो इतने मेंबर हैं नहीं वहां पे। ये सही है कि मैं सबसे पहले 40 साल पहले 85 से 90 में विधायक रहा, और जो स्टाल वर्ल्ड के जो लोग उस विधानसभा में थे और जिनसे हमको सीखने का मौका मिला, धीरे 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 जब जनता ही विधायकों के चुनने में अपने स्वविवेक का ठीक परिचय न देगी, तो जो भी चुन करके आ रहे हैं उन चुन करके आने वालों में भी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक जिस प्रकार के विजन की, जिस प्रकार की बौद्धिक स्तर की, जिस प्रकार के लोकतंत्र के हिसाब से अपनी बात कहने की जो बात है, उसमें निश्चित रूप से गिरावट आ रही है और उस गिरावट का असर राजस्थान की विधानसभा में भी। चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने, पार्टी लाइन से अलग हट करके ये बात की है। मैं गर्ग साहब का रुख करना चाहूंगा। गर्ग साहब, अभी कहा कि 2047 के विजन को लेकर के तो चल रहे हैं, लेकिन केवल एक ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है इसमें। देखिए कि ये शायद मैं भी लंबे समय से 20 साल से इस विधानसभा का सदस्य रह रहा हूँ, और निश्चित रूप से हमेशा जो एक लोक लुभावना किसी सामाजिक सुरक्षा के लिए ये जो घोषणाएं होती थी, उसको अब की बार एक जो 2047 का हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विकसित भारत का सपना संजोया है, उस सपने को संकल्पित करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अब की बार जो बजट दिया है, वास्तव में एक गरीब, युवा, अन्नदाता और एक महिला शक्ति का सशक्तिकरण करने के लिए ये जो दिए हैं, इसमें वो हमेशा की तरह झुनझुना किसी को नहीं पकड़ाया गया है। उसको देखते हुए एक पूरे इस बजट में निश्चित रूप से इस बजट को इसके लिए 2047 की तरफ, विकसित राजस्थान को बनाने की तरफ बढ़ा रहे हैं। इसमें उन्होंने निश्चित रूप से ये अपने जो घोषणाएं हैं वो नहीं करके दीर्घकालिक एक आयाम स्थापित किया है। निश्चित रूप से विकास की ओर बढ़ेगा ये बजट। गर्ग साहब, देखिए, आप भी सीनियर एमएलए हैं, हरिमोहन जी सीनियर हैं,
मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि ये जिस जगह हम खड़े हैं ये लोकतंत्र का, राजस्थान का सबसे पवित्र और सर्वोच्च मंदिर है, जिसे राजस्थान विधानसभा के रूप में हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ ये देखता हूँ कि शाम ढलते ढलते लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, तो कितनी गंभीरता और गरिमा का ख्याल रखा जा रहा है? देखिए कि ये बात सही है कि जब हम 2008 में यहाँ आए थे फर्स्ट दफ़ा, तो वहाँ भी हमारे गुलाब चंद जी कटारिया जैसे और हमारे काफ़ी लीडर थे, अशोक जी गहलोत वगैरह। लेकिन अब उसका थोड़ा सा बैठक जो होती है, रात को 2-2 बज जाती थी हमारे जो बैठ के चलती थी, तो और सभी सदस्यों को समय भी मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे सदस्यों में भी इसके प्रति रुझान कम होने लगा है। और जब बजट या ऐसा कोई समय आता तो जरूर सदस्य उपस्थित रहते हैं, बाकी जनरली विधानसभा में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छी जगह नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं, और ये सीनियर एमएलएज हैं, वाकई इन लोगों ने वो दौर देखा है कि हाउस पूरी तरह से भरा रहता है। मैं बजट पे ही आऊंगा वापस और राइट टू हेल्थ पे भी लौटूंगा। मैं कोठारी साहब का रुख करना चाहूँगा। कोठारी साहब, आपने सुना तो होगा, पहली मरतबा आप एमएलए बन के आए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ आप भी स्थगन लगाएं, चाहे आप पर्ची लगाएं, 295 लगाएं, उनकी अपनी एक गरिमा है। व्यक्तिगत या अपने क्षेत्र से अलग हट करके भी आप बहुत कुछ होते हैं। तो सीनियर एमएलए जो उनसे बात होती है कि पहले हाउस कैसे चलता था और अब कैसे चल रहा है? आप सही कह रहे हैं कि सदन में उपस्थिति भी कम रहती है, गरिमा भी कम हुई है, जो एक माननीय सदस्य को दायित्व और कर्तव्य को निभाना चाहिए। क्योंकि 8 करोड़ प्रदेश की जनता देख रही है, तो हमारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, अच्छी पॉलिसी में सहयोग बने, हम एक दूसरे की हर बार में कमी न निकालें, अच्छाई के लिए कमी निकालें, अच्छी के लिए प्रशंसा करें, सहयोगी बने। क्योंकि जनता को न्याय चाहिए और उसके साथ उसकी सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए। तो हमारा ये बजट भी, तीसरा बजट प्रदेश की सरकार का अच्छा रहा। पहले के 2 बजट भी ऐतिहासिक कह सकते हैं, जहाँ ऐसे निर्णय लिए गए जो समझेंगे आप, इतना बड़े निर्णय, राजस्थान राइजिंग से लेकर, जल योजना से लेकर, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने से लेकर, किसान भाइयों को समान निधि से बढ़ाने से लेकर, ग्रीन बजट जहाँ 11% और इस बार का बजट और उसको 20% बढ़ाकर, तो हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ प्रकृति को भी, पर्यावरण के प्रति भी बहुत संवेदनशील है। और इस बजट की एक विशेषता हम आपको और बताते हैं कि जहाँ इस बजट में इस बार के लिए कि जितनी भी गोचर भूमि है, चरागाह भूमि है, देव भूमि है, उनको सरकार सभी चिन्हित कराएगी। और उसके साथ पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और चरागाह संरक्षण पर 5,000 करोड़ का बजट भी दिया। ये भी सरकार की संवेदनशीलता है। शायद भी बाकी तो सब क्षेत्र में दिया। शिक्षा के लिए 69,000 करोड़ का बजट है। स्वास्थ्य की दृष्टि से लेंगे तो युवाओं को 1 लाख लोगों को 10 लाख का ब्याज मुक्त, जिसमें 30,000 युवाओं को तो कवर कर लेंगे इस वर्ष में। साथ में 25,000 करोड़ किसान भाइयों के लिए एक ब्याज मुक्त ऋण देना। हर क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योगों के लिए रिफ्स 2024 की पॉलिसी बनी लास्ट बार, उसको और बेटर भी किया इस बार भी। और अक्षय ऊर्जा में तो अपन पूरे देश में, जहां हम 30% सबसे अधिक राजस्थान में है, और विद्युत में हम 2027 तक तो अपन आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जल योजना में अपन हर घर जल और घर घर जल, हर घर नल से जल, उसको भी हम पूरा करेंगे। इस बार भी 6,200 गाँव को जोड़ा जाएगा, उसमें करीब 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है, तो हर एक क्षेत्र में दिया गया है। कोठारी साहब, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन मैं रुख वापस से, क्योंकि पूरे अगर आज हम सदन की बात करें तो चर्चा रही मेडिकल एंड हेल्थ पर, उसका जिक्र हाउस में भी हो रहा है और जो सदस्य बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए मेडिकल और एजुकेशन 2 ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका वास्ता नहीं पड़ता हो। और यह हैप्पी इंडेक्स के लिए कहा तो जाता है कि खुश होना चाहिए, खुश होना बहुत जरूरी है। वो अगर तनाव होता है या अवसाद होता है, वही सब बीमारियों की जड़ है, आपकी दिनचर्या पे उसका असर पड़ता है। उसके लिए जिला स्तर पे मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स की भी बात की गई है। तो हेल्थ से जुड़ा इशू में वापस करना चाहूंगा मैं। सर, हेल्थ एक ऐसा मुद्दा है कि लोग देखते हैं कि ईश्वर करे मैं या मेरा कोई परिचित को बीमार ना हो या कोई गंभीर बीमारी ना हो। दूसरा शिक्षा की बात आती है, तो हैप्पी आदमी यानी कि खुश तभी होता है जब ये दोनों चीजें उसे सहज और सुलभ मिल सकें। वसुंधरा जी का मुझे ध्यान है, बजट के दरमियान उन्होंने कहा भी था, एक जिक्र किया था अमेरिकन थिंकर का एक का। तो क्या मानना है कि मेडिकल एंड हेल्थ
को लेकर के सही दिशा में अभी चल रहा है। चले, राइट टू हेल्थ का इशू आपने उठाया और आज भी स्टैंड कर रहा है क्योंकि वो एक्ट है, पर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल और हेल्थ में निश्चित रूप से पहले के मुकाबले में राजस्थान आगे आ तो रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि जिन गरीबों के लिए राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया और जिन व्यक्तियों के लिए बनाया, उसको सरकार लागू करने में इतनी देरी और इतना विलंब क्यों कर रही है। ये अफसोस की बात है। और जितने इनका जो संकल्प पत्र है, कल मुझे वो संकल्प पत्र भी मुझे पढ़ने का शौक था, मैंने पढ़ा। उसके अंदर ये लिखा है कि इन 5 सालों में 50 लाख लोगों को ये नौकरी देंगे। 2.5 साल हो गए, आधा टर्म गया, कहाँ 50 लाख और कहाँ 70,000। अभी तक आंकड़ों के हिसाब से अभी तक जो सरकारी नौकरियों को जो इन्होंने दिया है वो 70 से और 72,000 है। 1 लाख से ऊपर भी नहीं है। जो लिखा है वो गलत है, रिकॉर्डेड बात है। 50 लाख का जिक्र नहीं है शायद उसके अंदर, वो कहीं कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 5 साल में 50 लाख नौकरी, यस 50 साल का नौकरी देंगे। ये मैं संकल्प पत्र मेरे पास रखा हुआ है, कल लाके उसकी फोटोकॉपी आपको दे दूंगा। अब ये सही लिखा है गलत लिखा, मैं संकल्प पत्र में जरूर मैं एक बार गर्ग साहब 50 लाख। देखिए, नहीं 50 लाख की बात नहीं थी, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बड़े प्रयास किए हैं। अभी इस बजट में इन्होंने यही कहा कि हम नौकरी ढूंढने वाले नहीं, हम नौकरी देने वाले बने। युवाओं के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्लोगन दिया था कि भाई हमें जो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने जो कौशल प्रशिक्षण के लिए उन्होंने करीब 30,000 लोगों को प्रतिवर्ष वो कौशल प्रशिक्षण देंगे, ताकि हर स्कूल में भी इसका एक केंद्र बनाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा का अलग से करने के लिए उन्होंने घोषणा की। इससे साफ जाहिर होता है कि अभी इन्होंने 1 लाख नौकरी दी है, 1,53,000 की जो पाइपलाइन में है, निश्चित रूप से उसके लिए भी उन्होंने एक कैलेंडर जारी कर दिया है। तो ये जो आपने कहा है 50 लाख नहीं, इन्होंने शायद 1 शून्य ज़्यादा समझ लिया उसका। 5 लाख का उन्होंने घोषणा की थी, हमारे संकल्प पत्र में 5 लाख की घोषणा थी। निश्चित रूप से उसको हम अचीवमेंट कर लेंगे। साहब, मैं मेडिकल एंड हेल्थ पे मैं जानना चाहूँगा वापस। मेडिकल एंड हेल्थ पे देखिए, हरिमोहन जी पार्टी स्तर पे से अलग हट के भी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि विकास तो हो रहा है, लेकिन उस दिशा में अभी भी हम नहीं जा रहे हैं। जो ग्रामीण या जो ऐसे लोग हैं जो अभाव में जीते हैं, उनके लिए हमें चिंता करने की जरूरत है। निश्चित रूप से इस बजट में जो मेडिकल एंड हेल्थ के लिए इन्होंने जो घोषणाएं की है, और प्रत्येक जैसे हमारे 5 संभागीय मुख्यालय हैं, वहाँ पे इन्होंने विश्राम भवनों की भी घोषणा की है कि हम जो वहाँ पे जो हम इनके साथ परिजन आते हैं, जो अटेंडेंट आते हैं, उनके लिए भी रहने के लिए उन्होंने घोषणा की है। निश्चित रूप से एक प्रदेश के लिए हेल्थ में एक ऊंचा पायदान की तरफ बढ़ेंगे। कोठारी साहब, मेडिकल एंड हेल्थ की जरूरत भी है, और देखिए कमियां रह सकती हैं, लेकिन ये एक पार्टी लाइन से अलग हट करके बात होती है, क्योंकि जवाबदेही होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति हर तरह के नहीं होते। 5 उंगलियां हैं, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है। तो मेडिकल एंड हेल्थ में आपको लगता है कि वास्तव में जरूरत है, खासकर उन अभावग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ पे लोग रहते हैं, गरीब भी रहते हैं? सही है सर। ये जहाँ पर अपन कह रहे हैं कि सभी क्षेत्र तो अपन नहीं पहुँच पाए मेडिकल में, तो बाकी के क्षेत्र जहाँ जहाँ पर मेडिकल के लिए बेस्ट सुविधाएं दे सकते हैं, सरकार का प्रयास तो रहा है और पूरा तक पहुँचने का है, पर अभी बाकी काफ़ी जगह अपने को मेडिकल में अपने को पहुँचना चाहिए और ज़रूरत भी है। क्या कुछ चाहते हैं, कुछ सुझाव भी आएंगे इसमें? क्या होना क्या चाहिए? बजट में भी एक दिशा तो दी है, अभी सभी सदस्य कह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्कीम्स हैं इसमें, लेकिन मेडिकल ऐसी चीज़ है कि उसमें तुरंत राहत और रिलैक्स चाहिए। इसके लिए सरकार का जो इस बार का जो बजट का था और लास्ट बार के 2 बजट थे, उन बजटों में भी आप देखेंगे दोनों बजट में 80% जो बजट की घोषणा है सब कुछ पूरा किया है। तो स्वास्थ्य के ऊपर तो हमेशा ही ज़्यादा की ज़रूरत रहेगी, तो इस स्वास्थ्य के लिए तो हमेशा अधिक की ज़रूरत रहेगी।
और जो अपन पर्यावरण पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जल पर दे रहे हैं, विद्युत पर दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दे रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें इनके साथ साथ चलेगी। हरिमोहन जी, एक शिक्षा को लेकर के मैं आपसे जानना चाहूँगा। कल भी आया था सवाल कि जर्जर इतनी है कोर्ट पिछले जो सवाल के जवाब में, और 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं 2500 स्कूल के लिए। लेकिन एक चीज आ रही है इसमें कि ये कहा जा रहा है, हो सकता है तीनों को भी ध्यान में होंगी, कि अब जब गाइडलाइन आई कि अधिकारी की जिम्मेदारी होगी, तो उसके बाद में दरार भी अगर किसी में है दीवार में, तो लोगों ने दे दी कि नहीं साहब ये तो अब रिपेयर मांग रही है और ये जीर्ण स्थिति में। तो ऐसी भी कुछ बात है क्या? ये कहा जा रहा है। मुझे जहाँ तक इनके शिक्षा विभाग का सवाल है, मैंने मेरी जिंदगी में ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरी शिक्षा विभाग का बंटाधार किया हो, देखने को भी नहीं मिला। आप ये देखो कि खुद ये मान रहे हैं कि हजारों की संख्या में स्कूलें जर्जर है, हजारों की संख्या में स्कूलों को गिरा दिया गया है, और हजारों की संख्या में अभी उनको गिराना बाकी है, और उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान आज तक नहीं है। आज एक नई गाइडलाइन की बात कर रहे थे कि जो नया नरेगा जो आया, जो नरेगा जो नया आया, उस नरेगा के माध्यम से ही उन स्कूलों को ठीक करने का प्रावधान किया जाएगा, और लेबर कंपोनेंट और मटेरियल कंपोनेंट उससे दिया जाएगा। उस नरेगा के माध्यम से तो ये 20 साल भी उन स्कूलों की मरम्मत नहीं करा सकते, और न किसी का ध्यान है। 1-1 लाख रुपया रिपेयर के लिए दिया है। मैं स्कूलों में गया हूँ और सभी गए होंगे। इतनी जर्जर और इतनी खराब स्थिति, किसी भी ढंग से आप जाकर के देख लो, न बिल्डिंगों की हालत ठीक, न शिक्षा विभाग की हालत ठीक, न शिक्षा मंत्री जी की हालत ठीक, न शिक्षा मंत्री जी के वक्तव्यों की हालत ठीक, और न शिक्षा मंत्री जी के कृत्यों की हालत ठीक। अफसोस इस बात का है कि ठीक है, बिल्डिंग अच्छी नहीं है, कम भी होती है, खराब भी होती है, लेकिन जब झालावाड़ में जहाँ डेथ हुई और इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री दूर भरतपुर जाकर बड़ी बड़ी माला पहने, और आप उस माला का वीडियो देखे, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी ना, तो अपने हाथ से उसको सीधा करके फिट किया है। उस वीडियो को आप देख लीजिए। जो व्यवस्था सीधी हुई कि नहीं? जो ये हालात हो, व्यवस्था सीधी हुई कि नहीं? माला तो चले, आज सीधी हो न इनसे कल सीधी हो, न टीचर न व्यवस्था। सबसे अगर निकृष्ट भजन लाल जी की सरकार में कोई विभाग है तो उसका नाम है शिक्षा विभाग। चलिए, गोपाल शर्मा साहब जवाब देंगे इसका। शर्मा साहब, आपने सुना अभी कि एजुकेशन में कुछ हो ही नहीं पा रहा। देखिए, अगर एजुकेशन को भवनों से जोड़ करके चलते हैं तो भवन कभी भी 1-2 साल के लिए नहीं होते, लंबी अवधि के लिए होते हैं। जो जर्जर भवन हैं उनके निर्माण के लिए अभी सरकार ने संकल्प व्यक्त किया है, और वो जो झालावाड़ वाला भवन है वो भी कांग्रेस के ज़माने का ही बना हुआ था। निश्चित रूप से वो घटना है, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही है, किसी के लिए भी है, लेकिन उसके लिए किसी को दोषी ठहराना, ये तो इस तरह की बात हो गई कि अगर कहीं भूकंप आ जाए तो हम कहें कि इसके लिए तो वो दोषी है, उसको दोषी मान लेंगे तो क्या फिर भूकंप आएगा ही नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता। एक राइट टू हेल्थ को लेकर के काफी हंगामा रहा हाउस में प्रश्नकाल के दौरान, और ये कहा जा रहा है कि प्रदेश की जनता के लिए बना था। अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है। उनका कहना है कि अगर इस पे भी राजनीति हो रही है तो फिर ईश्वर मालिक है। उनकी नीयत खराब है, उनकी नीयत खराब है। अगर कांग्रेस के दिमाग में सरकार में रहते हुए ये बात नहीं आई और अब विपक्ष में रहते हुए ये बात आई है, तो उनको आपस में तालमेल करके यह विषय सामने लाना चाहिए था। और ये तो खुशी की बात है, पूरा प्रदेश एकजुट होकर के अगर ऐसी नीतियों को लागू करे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? और ये बीजेपी कर सकती है, जो धारा 370 को नखदंत विहीन कर सकती है, वही राइट टू हेल्थ दे सकती है, वही राइट टू एजुकेशन दे सकती है। तो इसलिए सूचना का अधिकार किसने दिया? सूचना का अधिकार बीजेपी ने दिया।
तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये विवाद के विषय नहीं है। आप विवाद में ला करके उस चीज को पॉलिटिकलाइज करते हैं। पॉलिटिकल नहीं बनाने की जरूरत थी। तो आपस में मिलजुल करके कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम सब एक हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ पार्टी लाइन से अलग हटके भी चीजें होती हैं जो जरूरी भी है कि वहां फोकस रखना चाहिए। मैं कोठारी साहब आपके पास में आना चाहूंगा कि गोपाल शर्मा साहब ने बड़ी बात कही है कि देखिए समाज की ओर से चुन के आते हैं और मुझे लगता है कि विधायक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक होता है, कहीं 2 प्रत्याशी होते हैं, कहीं 20 भी प्रत्याशी होते हैं। लेकिन मेरे को अच्छा सा एक कथन ध्यान है, सीपी जोशी ने एक बात कही थी यहाँ पे कि देखिए सब में बड़प्पन होना चाहिए। वोट जिसने दिया वो भी आपका है और जिसने नहीं दिया वो भी आपका है, क्योंकि ये उसकी मर्जी थी, लेकिन अब आपकी मर्जी उसके प्रति सेवा की होनी चाहिए। तो यहाँ कुछ लगता है कि ये कुछ एक ऐसा स्लोगन है, उन्होंने भी किसी से सीखा होगा, आप लोग भी नए पहली बार चुन के आए, तो ये कहीं दिखाई देता है कि वास्तव में पार्टी लाइन से अलग हटके वो मतदाता है। अब ये तो देखिए गुप्त मतदान होता है, किसने दिया और किसने नहीं दिया, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से और जनता की कृपा से आप चुन करके आए हैं, तो वो बड़प्पन कितना दिखाई देता है? ये बड़प्पन अभी थोड़ा सा कम लगता है सदन में, गरिमा की दृष्टि से भी देखेंगे तो कम लगता है। और होना तो ये चाहिए कि जनप्रतिनिधि है, जनता ने उन पर विश्वास किया है तो एक आदर्श होना चाहिए। वो एक नेतृत्व करता है, जनता उनके आदर्श पर चले, जनता चले तो उसका जीवन सत्य, न्याय और धर्ममय होना चाहिए। हम उस देश के वासी हैं जहाँ राम राज्य था, प्रभु श्री राम थे, तो राजा हरिश्चंद्र थे, तो उनके साथ में सम्राट विक्रमादित्य थे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा थे, महाराणा प्रताप थे, रानी अहिल्याबाई थी जो न्याय की देवी। तो यहाँ जनप्रतिनिधि की हर श्वास श्वास जनहित में, देश हित में होनी चाहिए और वो आदर्श रहे कि उनकी जनता उनके पद चिन्हों पर चले। मैं आपको बहुत अच्छा एक प्रसंग बताता हूँ। अभी भी नीदरलैंड का प्रधानमंत्री मार्क रुते का, जो 2010 से प्रधानमंत्री चुने गए, 2024 तक रहे, 14 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। जैसे उनका कार्यकाल पूरा होता है, बाहर निकलते हैं, साइकिल उठाते हैं, चल देते हैं और थोड़े दिन बाद देखेंगे तो स्कूल में वापस टीचर के जैसे पढ़ा रहे हैं। ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए कि देश सेवा के लिए आए, देशभक्ति हो और वो अपने आनंद के लिए आता है, अपने विकास के लिए आता है। धरती पर आना भी अपना एक आनंद है और अपना विकास है मूल, और विकास मिलता है सत्य, न्याय, धर्म के मार्ग पे ही, कर्तव्य दायित्व को पालन करने से ही। चलिए मेरे एक आखिर सर गोपाल शर्मा साहब से। गोपाल जी, जीत के बेशक आप पहली बार आए हों, लेकिन कई दशक से आप जर्नलिज्म में जुड़े हैं और कितने विधायकों को, मुख्यमंत्रियों को आपने देखा भी है। एक वाकया हाउस में आया कि जनप्रतिनिधि के रेस्पेक्ट का, उसको लेकर क्या कहना आपका? देखिए, 10 मुख्यमंत्रियों से मेरी मुलाकात और नजदीकियां रही है और निश्चित रूप से पहले जो आपस का विश्वास, आपस का आदर, उसमें धीरे धीरे गिरावट आती गई है। उसके लिए किसी एक पार्टी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, हालांकि ठहराया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास एक पत्र है जो हरदेव जोशी जी, परशुराम मदेरणा जी, नवल किशोर शर्मा जी और चंदन मैल जी वैद ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व को लिखा था। लेकिन अपन राजनीति के वहां तक नहीं जाएं, तो एक जो परस्पर सम्मान का भाव था उसके अंदर कमी आती गई है। एक मैं आपको एक किस्सा सुना करके अपनी बात कहूंगा, 1-2 मिनट का है, कि एक बार भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे और परशुराम जी मदेरणा प्रतिपक्ष के नेता थे। कोई विषय ऐसा आया कि जिसके ऊपर शेखावत साहब के ऊपर आरोप लगाने लग गए, तो मदेरणा साहब ने खुद ने सहन नहीं किया। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? तो वह जो गरिमापूर्ण विषय थे, जैसे जब शेखावत साहब की सरकार गिराई जाने लगी तो मैंने उनको फोन किया, मदेरणा साहब को, मैंने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे रहते हुए कांग्रेस को मैं हॉर्स ट्रेडिंग का पार्ट नहीं बनने दूंगा। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी इससे जब बात हुई तो मैंने ये वादा किया था और इसको मैं निभाऊंगा। क्योंकि ये सवाल मैंने ये किया कि एमएल ने कहा कि सीएस से ऊपर प्रोटोकॉल में होते हैं, लेकिन आज स्थिति यहाँ ये है कि कोई रेस्पेक्ट नहीं होता एमएलए का। ये सभी के लिए बताई थी। देखिए, कब होता था
नाम लेने में, सीटों के आवंटन में, इसमें मैंने देखा है इस सरकार के रहते हुए कि चीफ सेक्रेटरी महोदय को मेरे बाद में प्रोटोकॉल मिला। लेकिन ये होता कब है? ये होता तब है जब जितना जनतंत्र मजबूत होगा तब होगा। नहीं तो आप प्रोटोकॉल भी पा जाएं और पता चले जाना उन्हीं के पास है हाथ जोड़ करके, तो फिर क्या प्रोटोकॉल के मायने हैं? बिल्कुल बेबाक बात कही है गोपाल शर्मा साहब ने। तो चलिए, विधानसभा में राइट टू हेल्थ से आज एक हंगामा रहा और बजट पर रोचक बहस चल रही है, जिसमें 17 तारीख को मुख्यमंत्री जवाब देंगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।